एक एक्सपेंस होता है और एक एक्सपेंडिचर होता है। दोनों का मतलब होता है खर्चा, ठीक है। आम भाषा में दोनों का मतलब होता है खर्चा, पर अकाउंट्स में दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है? जो हमने नॉन करेंट एसेट खरीद, एक्सपेंडिचर सिंपल समझिए, एक्सपेंडिचर क्या है? जो हमने 1 करोड़ का सामान खरीदा था, 1 करोड़ की जो हमने मशीन खरीदी थी, वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट स्पेंड फॉर द लॉन्ग टर्म यूज़। मतलब जो हमने 1 करोड़ का सामान 15 साल के लिए खरीदा था कि 15 साल बाद कमा के देगा, वो हमारा एक्सपेंडिचर है, मतलब ये खर्चा है हमारा, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के लिए, एक्सपेंडिचर किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक। देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट स्पेंड फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑन एन एसेट विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट लाइक। अब इसका एग्जांपल, बिल्डिंग एक्सपेंडिचर, जो हमने बिल्डिंग बनाई है, ठीक है। फर्नीचर एक्सपेंडिचर, जो हमने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर जो हमने खरीदा है, क्या वो एक ही महीने में चेंज कर देते? नहीं, हमने एक बार पैसा लगा दिया, वो सालों साल चलता है, चाहे घर में 5 साल चले या 10 साल चले। प्लांट एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी बना दी, तो कंपनी रोज़ रोज़ थोड़ी ना बनती है, एक ही बार तो खर्चा होता है, तो वो होता है आपका एक्सपेंडिचर। जो लॉन्ग टर्म के लिए हो वो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए अब 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। इसमें भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स ऑन एसेट्स विच लास्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड टाइम एंड परमानेंटली इंक्रीज द प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक वो एक्सपेंडिचर है जो कि हम एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एक ज़्यादा समय के लिए खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से हमें कमाई हो। मतलब जो हमने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी थी, मतलब 1 करोड़ का जो सामान खरीदा था, एक्सपेंडिचर किया था 15 साल के लिए, कितने साल के लिए? 15 साल, और जो कि हमें कमा के दे रहा है 30 करोड़, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसको हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में, ठीक है। एज एन इंक्रीज इन वैल्यू एसेट, वो धीरे धीरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ाता रहता है, क्योंकि, ठीक है, वो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। अब एग्जांपल क्या हो गया? हमने ज़मीन खरीद दिया, परचेज ऑफ लैंड, प्रीमिसेस, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, एक्सटेंशन टू प्रीमिसेस, रेनोवेशन टू प्रीमिसेस, लीगल फीस, इनोवेशन इन्वॉल्व इन द पर्पस ऑफ फिक्स एसेट। मतलब आपने ज़मीन खरीदा, गाड़ी खरीदा, ऑफिस का सामान लिया, या अपना घर रेनोवेट कराया, तो ये सब आपका लॉन्ग टर्म के लिए, जो लॉन्ग टर्म का खर्चा हो उसे कैपिटल कहते हैं। अब रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू क्या है, ठीक है। एक्सपेंडिचर फॉर द आइटम्स विच आर यूज फॉर द डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खर्चा करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आर नॉर्मली यूज्ड इन लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड एंड देयरफॉर, ठीक है, वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है, इससे ज़्यादा के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ओनली टेम्परेली इंक्रीज द प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। और ये परमानेंटली आपका इंक्रीज नहीं करता, टेम्परेरी करता है, मतलब प्रॉफिट हो शायद ना हो, ठीक है। अब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिखते हैं, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट हुआ, इसकी वजह से कितना लॉस हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल, गुड्स बॉट्स फॉर रीसेल, जो हमने ऑक्शन, मतलब क्या कहते हैं उसे, चलिए छोड़िए, जो हमने सामान लिया, मानिए कि आपने ये पेन लिया, ठीक है, आपने ये पेन कहीं से लिया, एक दुकान से लिया, दूसरी दुकान में बेच दिया, तो ये पता नहीं कितने का बिके, ठीक है। आपने 30 रुपये का लिया, क्या पता दूसरा दुकानदार आपका 28 रुपये में ले, ठीक है। तो ये गुड्स बॉट्स फॉर रीसेल। ऑल रनिंग एक्सपेंसेस सच एज रेंट्स, इंटरेस्ट एट्सेट्रा, ये सारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू होता है, ठीक है। जो आप हर महीने रेंट देते हो, इंटरेस्ट बैंक का लोन का पे करते हो, वो सब होता है, ठीक है। अब एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस बहुत यूनिक है। एक्सपेंसेस
बहुत यूनिक टर्म है। एक्सपेंस मतलब होता है कि आपने जो ये 1 करोड़ की मशीन ली थी जो 15 साल चलेगी, कितने साल चलेगी? 15 साल। तो ऐसा तो नहीं है कि 15 साल के बीच में, जो ये 1 से 15 साल के बीच में इसमें खराबी नहीं आएगी, है ना? क्या पता कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जो इसे रिपेयर करने में खर्चा होता है, रिपेयर करने में खर्चा होता है, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। अब जो हम ये खर्चा करते हैं इससे क्या होता है? अब जो हमने खर्चा किया है, भाई पागल तो नहीं है कि भाई कुछ ऐसे ही तो खर्चा करेगा नहीं किसी चीज़ में। वो इसलिए खर्चा कहता है करता है कि जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो जनरेट होता रहे, ठीक है, रुके ना, वो रेवेन्यू को इंक्रीज करता है। ये टाइप का खर्चा जो तुमने एक्सपेंडिचर किया था उसके अंदर पैसा लगाना, ठीक है। जो जैसे आप आप सिंपल भाषा में समझो, आपने गाड़ी ली, ठीक है, गाड़ी आपने 5 लाख की गाड़ी ली, तो जो 5 लाख की जो गाड़ी ली वो क्या एक दिन के लिए ली? नहीं ना, आपने 3-4 साल के लिए ली या 5 साल के लिए गाड़ी ले ली, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया 5 लाख, ठीक है। पर हमें पेट्रोल तो रोज़ भराना पड़ता है, ये तो नहीं है कि एक ही बार भरा लिया और 5 साल चल रहा है, नहीं। जो हमें उस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल भराना पड़ता है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, चीज़ें चलती रहती हैं, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू जो हमारे को इनकम है वो मिलता रहता है। देखिए पढ़िए, expenses are the cost which is incurred to earn revenues, whereas expenditure are those costs which are incurred to purpose or the increased value of the fixed assets of the organization, ठीक है। अब हम देखिए, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक। जो एक्सपेंडिचर है उसे हम बैलेंस शीट पे लिखते हैं, ठीक है, और जो एक्सपेंस है हम P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट होता है, एक्सपेंसेस रेवेन्यू यूज़ के लिए होता है, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब जो हम एक्सपेंडिचर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एसेट, जो तुमने एसेट खरीदा है वो उसकी कीमत होती है, और जो एक्सपेंस होता है जो आपको रेवेन्यू कमाना है, जो आपको पैसा कमाना है, उस कमाने के लिए जो मशीन में खर्चा होगा उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। ये तो आपको पता चल गया था। इम्प्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बदलाव होगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि नहीं। एक्सपेंडिचर आपने एक बार कर दिया तो नो इम्प्लीकेशन, बट आपको एक्सपेंस करना पड़ता है बार बार, तो वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बताता है कि भाई हमने आज इतना एक्सपेंस किया है तो इसकी वजह से इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है, ठीक है। टेन्योर मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए हम ये मतलब खर्चा करते हैं। देखो एक्सपेंडिचर हम एक बार यूज़ करते हैं, बहुत बड़े टाइम के लिए करते हैं तो लॉन्ग टर्म, और एक्सपेंस हम छोटे छोटे टर्म के लिए करते हैं। क्यों? कि भाई देखो आज काम कर रही है कम मशीन, कल को कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो वो शॉर्ट टर्म हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स इंकर्ड मतलब हमें कितनी बार ये खर्चा करना पड़ता है, कितनी बार, तो हमें एक्सपेंडिचर एक बार करना पड़ता है और एक्सपेंस बहुत बार, ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका, मतलब पर्पस क्या है, काम क्या है, मतलब इसका काम ना को इसे कह सकते हैं हम कि इसकी नीड क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है। और ये दूसरा जनरल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपका एक बार लगा दिया और पैसे कमाने के लिए लगाया है, ठीक है। और जनरल एक्सपेंस जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं, ठीक है। एंटिसिपेशन इसमें होता ही नहीं है कि बार बार पे करना है नहीं करना, इसमें बार बार हमें करना पड़ता है, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है, प्रीपेड का मतलब होता है पहले से पे करना, ठीक है। जैसे आपका बिजली का बिल था, घर का बिजली का बिल था, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था तुम्हारा, तुम्हें 1 जून को पे करना था, ठीक। पर तुमने इसे कब पे कर दिया? 15 मई को। तो जो तुमने 15 मई को पे कर दिया है उसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, मतलब जो पहले पे कर देना। देखिए, it is an expense that has been paid in the advance and benefits which of will be available in the following year, जो हमें आगे के टाइम में मदद करेगा। इसकी वजह से मतलब हमें बाद में पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं
आगे की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये टर्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट नॉट हैड बीन पेड। मतलब आपने मानिए कि आपने किसी से, मतलब आपने दुकानदार से जो सामान ले लिया, ठीक है, आपने जब नॉर्मली, मैं आपको नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो दुकानदार से उधार लेना, इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब आपने किसी दुकानदार से कोई सामान लिया, XYZ आपने सामान ले लिया और उसे कह दिया भाई साहब मैं आपको 3 दिन में पैसे दे जाऊंगा या 6 महीने में पैसे दे जाऊंगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब आता है 3 टर्म, इनकम, प्रॉफिट और रेवेन्यू। कहने के लिए तीनों एक है, नॉर्मल लैंग्वेज में कहने के लिए तीनों एक है, पर तीनों डिफरेंट है। ठीक है, इनकम का मतलब आप सिंपल सिंपल समझिए, इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। एक पीरियड में, मतलब एक टाइम में, जैसे 1 साल है, 1 साल के अंदर जो कमाई हुई है आपकी, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका हो गया इनकम। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? इट मीन्स द इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब जो आपके बिजनेस की वजह से कमाई हुई है। जैसे आपका बिजनेस था कपड़े का, ठीक है, हम कपड़े पे आ जाते हैं। आपका क्लोथ्स का बिजनेस था, हौजरी का। आपने, आपके पास कितने का सामान था? 40,000 का सामान था, मान लीजिए 40,000 का सामान था, और उसको आपने बेच के 50,000 कमाए। तो जो 50,000 आए हैं, 50,000 में से 10,000 घटा, 50,000 में से 40,000 घटा दिए, 10,000 है, ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। जो आपकी कंपनी ने या फिर आपने कमाए हो खुद से इन्वेस्ट करके। ठीक है, अब रेवेन्यू क्या होता है ना? रेवेन्यू, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइजेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब आपने, रेवेन्यू क्या हुआ कि आपने सब पैसा लगाया 40,000, ठीक है, प्लस आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 का, तो ये हो गया रेवेन्यू। समझे कि ओरिजिनल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू होता है, कि हमारी कितनी कमाई हुई है पूरे साल में। वो इन्वेस्टमेंट नहीं देखता, वो पूरा देखता है कि आपकी पूरी कितनी कमाई हुई है। ठीक है, फिर हम आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेवेबल्स। ठीक है, समझिए ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ordinary course of business. Trade receivable in sum of total debitors and the bill receivables। मतलब देखिए, समझिए समझिए समझिए, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कि आप हो दुकानदार, नहीं आप ऐसे नॉर्मल लीजिए कि एक दुकानदार है, ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसने सामान दिया, अपना गुड्स दिया किसी को, ठीक है, और उसने उसके बदले, जो बायर था, उसने उसके बदले क्या बोल दिया? एक रिसिप्ट दे दी। क्या दे दी? रिसिप्ट दे दी, और बोल दिया कि भाई ये रिसिप्ट है, मैं आपको 6 महीने बाद पे करूँगा। ठीक है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल होता है। मतलब जो आपको रिसिप्ट है, जो कि आपको 6 महीने बाद, ये रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो आपको 6 महीने बाद पैसे मिल रहे होते हैं। अब इससे क्या होता है? जो ये रिसिप्ट बायर ने दी है, जिसने ख़रीदा है उसने आपको दी है, उससे क्या होता है कि आप किसी बैंक जाओ, ठीक है, बैंक में जाके आप कहोगे कि भाई साहब देखो, ये रिसिप्ट मेरे को इस बंदे ने दी है, मैंने इसे आज सामान सेल किया था 1 लाख रुपए का, ठीक है, अब आप इसमें से अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस काट के मुझे जितना हो पैसा मुझे दे दो। तो बैंक आपको अपनी प्रोसेसिंग फ़ी, चाहे 1 लाख में से 5,000 काटे, 10,000 काटे, वो उनकी प्रोसेसिंग चार्जेस है, वो आपको उतना पैसा काट के आपको 95,000 या 90,000 रुपये दे देगी। पर अब जो बैंक है उसके पास वो रिसिप्ट आ गई,
ठीक है। अब उसके पास रिसिप्ट आ गई, अब वो रिसिप्ट ले जाके 6 महीने बाद, 6 मंथ्स बाद बायर से 1 लाख ले लेगा। ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, 1 लाख कहाँ से लेगा, बायर से। जो बायर है, अब देखो ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या हुआ कि जो शॉपकीपर था उसने बैंक से पैसा ले लिया, तो अब जो बायर है, जो हमारा बायर है जिसे 6 महीने बाद शॉपकीपर को पैसे चुकाने थे, वो पैसे अब शॉपकीपर को नहीं चुकाएगा। अब वो किसको चुकाएगा, बैंक को। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल इज द सम ऑफ टोटल ऑफ डेब्टर्स एंड द बिल रिसीवेबल। ठीक है। अब ट्रेड पेबल क्या होता है, दूसरा टर्म आता है आपका ट्रेड पेएबल। इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब आप बायर हो, ठीक है, आपने जो रिसिप्ट दी है, जो रिसिप्ट आपने दी है कि भाई मैं 6 महीने बाद पे करूँगा, तो वो आपके लिए क्या होगी, ट्रेड पेएबल रिसिप्ट हो गई, ट्रेड पेएबल हो गया वो। ठीक है भाई, मुझे 6 महीने बाद तुझे पैसे पे करने हैं, ये हो गया ट्रेड पेएबल। और रिसीवेबल मतलब मुझे 6 महीने बाद पैसे लेने हैं। समझो, ट्रेड रिसीवेबल मतलब पैसे लेने हैं, ट्रेड पेएबल मतलब मेरे को पैसे देने हैं एक टाइम के बाद। ठीक है, पढ़ो। इट इज़ द अमाउंट पेएबल फॉर द फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेएबल इज द सम ऑफ टोटल क्रेडिटर्स एंड द बिल्स पेएबल्स। ठीक है। डेबिट, डेबिट मैंने तुम्हें बताया था, डेबिट का मतलब होता है आना, मतलब पैसे आएगा, और क्रेडिट का मतलब होता है जाना, कि पैसे देने। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें जो बिजनेस वाला है, जो शॉपकीपर है, वो डेबिटर होगा, वो डेबिटर होगा जिसे मतलब पैसे मिलेंगे। जो बिजनेस वाला है, मतलब इसमें डेबिटर कौन है और क्रेडिटर कौन है। तो इस केस में जो डेबिटर है जिसे पैसे मिलेंगे वो हो गया शॉपकीपर जिसने सेल किया, और क्रेडिटर आपका कौन हो गया, जिसने सामान खरीदा, मतलब बायर। ठीक है। अब हम एक टर्म है डेप्रीसिएशन, लिख लीजिए इसे, DEPRICIATION। डेप्रीसिएशन मतलब कटौती। मतलब मानिए, देखिए 2019 में एक प्रोडक्ट था 10,000 का। ठीक है, आपने, आप जैसे फ़ोन, जैसे कैलकुलेटर मानिए, आपने 2019 में ख़रीदा था इसे, इसकी जब आपने ख़रीदा था तब इसकी 10,000 रुपये कॉस्ट थी। ठीक है, वैसे होती नहीं है, मजाक है बट इसका 10,000 कॉस्ट थी। पर 2019 में जब आपने एक पर्टिकुलर टाइम बाद यूज़ कर लिया, 1 साल यूज़ कर लिया, तो अब उसकी कॉस्ट घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। जो घटना होता है उसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन। तो 2020 में वो कितने की हो गई, 7,000 की, और 2019 में 1 साल पहले कितने की थी, 10,000 की। तो ये हो गया डेप्रीसिएशन। चलिए हम लोग अब लास्ट साइड पे हैं। ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका कैप्स, एक कैप है। ठीक है, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो किसके, मतलब कोई तो निर्देश होगा कि भाई साहब हमें इस हिसाब से अकाउंट्स अपने मेंटेन करने हैं, तो पहले कैप बनवाता था। जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो थे उसके हिसाब से अकाउंट्स बनते थे। ये बेसिक रूल्स थे, जो इंसान पैरामीटर्स थे आपका, मतलब एक तरीके के रूल्स थे कि आपको इस हिसाब से बनाने हैं, वो पहले गैप बनवाता था, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आया ICAI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके आने के बाद इसने कह दिया कि भाई अब जो अकाउंट्स तुम बनाओगे, जो मेंटेन अकाउंट करोगे, जो अकाउंट्स बनाओगे अपनी कंपनी का, वो मेरे हिसाब से बनाओगे। ठीक है, तो
एक कंपनी एक्ट था, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल एंड मैंडेटरी ऑन कंपनीज। और 2013 के बाद से जो उसने कंपनी एक्ट बनाया उसके हिसाब से ये सबके लिए एप्लीकेबल हो गया कि इसी हिसाब से बनेगा और हर कंपनी को इसी हिसाब से अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, द फॉलोइंग्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अब अकाउंटिंग पॉलिसीज हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला है आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमने पहले ही बात करी थी कि ये एक अनरियलिस्टिक काल्पनिक, अब ये आपका काल्पनिक इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न अजम्पशन कि हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, इसमें गोइंग कंसर्न अजम्पशन में हम एज्यूम करते हैं कि 1 करोड़ की हमने मशीन ली, ठीक है, 15 साल चलाएंगे और 30 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो ये आपका हो गया गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, अब फिर आता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे ऐसे समझेंगे, इसे समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें 2 मेथड होते हैं, कंपनी के 2 मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि आपका जैसे 2000, आप मानिए, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट लिया था, एसेट लिया था, वो 10,000 का लिया था। ठीक है, 10,000 का लिया, ये आपने कब लिया? 2019 में। कितने का लिया? 10,000। अब आपने 1 साल यूज़ किया, 2020 में ये कितने का हो गया? 10% इसका डेप्रीसिएशन हो गया। डेप्रीसिएशन अभी आपको बताया था, पैसे की कटौती, कम होना। अब 10% इसकी वैल्यू कम हो गई, तो अब कितने का हो गया ये 10% घटाने के बाद? 9,000 का। ठीक है, अब 2021 में फिर 10% का हुआ, है ना, तो कितना का हो गया ये? 8,000 का। तो ऐसे करते करते कुछ सालों में ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जो हम 10% का डेप्रीसिएशन इसमें लगाते रहते हैं वो कांस्टेंट रखते हैं, मतलब बिल्कुल टस से मस ना हो, टस से मस ना हो, हम 10% पे हर साल इसका डेप्रीसिएशन घटौती करते रहेंगे जब तक वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें जो ग्राफ बनता है वो आपका ऐसे बनता है, नहीं सॉरी, इसमें जो ग्राफ बनता है वो आपका ऊपर से नीचे आता है कि भाई देखो, आज 10,000 का था, कुछ साल बाद ये 9,000 का हो गया, फिर 1,8,0। ठीक है, अब रिटर्न डाउन में क्या होता है? रिटर्न डाउन में जैसे 2019 में जो आपकी वैल्यू थी वो थी 10,000 की। ठीक है, फिर हमने 10% का डेप्रिसिएशन लगा दिया, कितने की हो गई? ये 9,000 की। ठीक है, अब ये 9,000 की हो गई कब? 2020 में। पर अब जो हम 2021 में डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो हम 9,000 पे नहीं लगाएंगे, हम 10,000 पे लगाएंगे, मतलब 1,000 और कट गया 10% के बाद। ठीक है, तो जो ये 1,000 घटा है तो हम इसे 9,000 में से, मतलब इस 1,000 को हम 9,000 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2021 में? 8,000। ठीक है, तो ऐसे ही हम हर साल इसे 10% से करते रहेंगे, मतलब 2030 तक करेंगे 10% के हिसाब से। अगर हम लगाए तो कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। पर ये ज़ीरो किसके बेसिस पे होगा? आपका 10,000 के उस पर लगा के 10%, मतलब इसमें तो हम जितना अब बचेगा उसके ऊपर 10% लगाएंगे। मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन में जैसे 9,000 रुपये बचा 2020 में, तो हम 10% डिप्रीसिएशन करेंगे 9,000 में, पर रिटर्न डाउन वैल्यू में हम करेंगे सिर्फ 10,000 पे हर साल। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपका ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, नीचे से ऊपर।
कि कितना कटौती होती जा रही है। ठीक, तो वही कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहता है कि भाई जो कंपनी है उसे एक ही मेथड अपनाना है। ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिटर्न डाउन मेथड हो। ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करे या फिर रिटर्न डाउन मेथड यूज़ करे। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल, ऐसा नहीं करना है आपको, ये बिल्कुल नहीं करना है। इसमें कंसिस्टेंसी अजम्पशन यही कहता है कि आपको बिल्कुल नहीं करना है ये काम कि 1 साल 2 साल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया और 2 साल आपने रिटर्न डाउन वैल्यू यूज़ किया। भाई ये नहीं करना, ये यही बोलता है कि ये नहीं करना है आपको। आपको करना है तो सिंपल एक ही उससे आपको चलना पड़ेगा। अक्रूवल अजम्पशन, अक्रूवल अजम्पशन हमारा लास्ट टॉपिक है। अक्रूवल अजम्पशन क्या कहता है? ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड, नॉट व्हेन द टाइम ऑफ द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। मतलब कि जो आपको रिकॉर्ड करना है, मतलब आप मानिए, देखिए आपने 2020 में मशीन खरीदी। ठीक है, मशीन आपने खरीद ली, तो आपको जो अकाउंट बनाने हैं वो 2020 में ही इसे रिकॉर्ड करना है। चाहे पैसे आपके वो 2021 में दे या 3 महीने, मतलब कितने भी ड्यूरेशन बाद दे, 3 महीने बाद दे, 6 महीने बाद दे, कभी भी दे। पर जब जिस दिन आपने खरीदा, मतलब आप मानिए कि आज इसने आज के दिन खरीदा है, टुडे इसने खरीदा, तो इसे जो मेंटेन करना है अकाउंट वो आज ही करना है। ये एक मशीन तुम्हें आज ही लिखनी पड़ेगी, आज के ही अकाउंट में लिखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको पैसे अगर 6 महीने बाद मिल रहे तो आपको 6 महीने बाद इसका लिखना, नहीं, जो आपको लिखना है वो आज ही लिखना है। तो अक्रूवल अजम्पशन ये कहता है, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, ठीक है, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। मतलब बिल्कुल बाद में नहीं, 6 महीने बाद पैसे मिले तब नहीं लिखना, जिस दिन आपने किया उसी दिन लिखना है। तो आज की क्लास बस इतनी ही है, कल फिर आएंगे न्यू टॉपिक से। थैंक यू वेरी मच। Like it, share it and subscribe it.